जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। एक इंसान जिसने अपनी अक्ल और मेहनत से शून्य से शिखर तक पहुंचने की सफलता पाई है, जिसने जीवन का हर संबंध इस आधार पर बनाया कि उससे उसका कोई फायदा है या नहीं। एक उम्र के बाद वो कैसा महसूस करता है और फिर वो क्या करता है, आइए सुनते हैं सुधा मूर्ति जी द्वारा लिखी कहानी मिजरेबल सक्सेस में। सुधा जी के पहले स्टूडेंट्स के बैच में विष्णु नाम का एक बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी छात्र था। वो देखने में स्मार्ट, बोलने में होशियार और बहुत ही स्पष्ट विचारों वाला था। कॉलेज में सुधा जी के साथ उसके लंबे वाद विवाद होते रहते। विभिन्न विषयों पर वो एक दूसरे के साथ सहमत और असहमत होते रहते। सुधा जी उससे कहती, मैंने तुमसे ज्यादा जिंदगी के मौसम देखे हैं और अपने अनुभव के आधार पर तुम्हें बताना चाहती हूँ कि सहृदयता, अच्छे संबंध और मानसिक शांति उपलब्धि, पुरस्कार, डिग्री और पैसे से कहीं ज्यादा जरूरी होते हैं। वो सुधा जी से कहता, आपने सब कुछ पा लिया है, एक आराम तलक जिंदगी है आपके पास, इसीलिए आप ऐसा कह सकते हैं। और आपको भी तो कितने अवार्ड्स मिले हैं, क्या वो आपके लिए कीमती नहीं है? उसकी बात सुनकर सुधा जी बस मुस्कुरा देती। उन्हें विष्णु का इस तरह खुलकर बोलना अच्छा लगता था। डिग्री मिलने के बाद विष्णु की यूएसए के सिएटल में एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी लग गई। वो वीज़ा मिलने का इंतज़ार कर रहा था। सुधा जी जानती थी कि विष्णु बहुत अच्छा पढ़ाता भी है। उन्होंने उससे कहा, जब तक तुम्हारा वीज़ा नहीं आता तुम जूनियर लैब में मेरे सब्स्टिट्यूट के रूप में पढ़ाओ। विष्णु ने पढ़ाना शुरू किया। कुछ ही दिन में वो स्टूडेंट्स के बीच में बहुत लोकप्रिय हो गया। सुधा जी ने कहा, विष्णु तुम कितना अच्छा पढ़ाते हो, तुम्हें प्रोफेसर बनने के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। विष्णु ने कहा, मैडम यूएसए में मेरी 1 महीने की तनख्वाह यहाँ की टीचर्स की सालाना तनख्वाह से भी ज़्यादा है, मैं क्यों प्रोफेसर बनूंगा? सुधा जी ने कहा, विष्णु ऐसा मत कहो, टीचर्स की इज्जत उनके काम से होती है, उनके पढ़ाने के तरीके से होती है, न कि उनकी तनख्वाह से। विष्णु जल्दी ही विदेश चला गया। कुछ दशक बीत गए। वो स्टूडेंट्स जो युवा थे अब प्रौढ़ावस्था में पहुंच चुके थे। एक दिन सुधा जी के सेक्रेटरी ने आकर बताया, मैडम कोई विष्णु आपसे मिलने आया है। अब तक सुधा जी बहुत सारे विष्णु को जानती थी, इसलिए वो समझ नहीं पाई। सेक्रेटरी ने बताया, मैडम उसने कहा है वो आपके छात्रों के पहले बैच से है। सुधा जी तुरंत समझ गई और उससे मिलने का अपॉइंटमेंट तुरंत फिक्स किया। आफ्टर ऑल सुधा जी के लिए पुराने छात्र और पुरानी यादें पुरानी वाइन की तरह है। विष्णु नियत समय पर पहुंच गया। उसके सर पर अब बाल कम नजर आ रहे थे, उसका वजन बढ़ गया था। उसने बहुत महंगे कपड़े पहने थे। उसके हाथ में महंगी प्लैटिनम की अंगूठी थी, पर उसका चेहरा सूखे हुए टमाटर की तरह लग रहा था, जिस पर उत्साह का कोई नामो निशान नहीं था। उल्टा उसके चेहरे पर चिंता की कुछ लकीरें नजर आ रही थी। वो बैठा तो सुधा जी ने उसके लिए चाय ऑर्डर की। उसने कहा, मैडम आप काफ़ी बूढ़ी लग रही हैं। सुधा जी मुस्कुराई और बोली, समय और तूफान किसी के लिए नहीं रुकते। पर विष्णु नहीं मुस्कुराया। सुधा जी ने पूछा, कैसे हो? तुम मुझसे 15 साल बाद मिलने आए। मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपनी पुरानी टीचर को याद रखा और मिलने आए। तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो? क्या अभी भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में हो? विष्णु ने कहा, नहीं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी तो मैंने 3 साल बाद ही छोड़ दी थी। सुधा जी ने कहा, कोई आश्चर्य नहीं, सच ही कहते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में 3 साल से ज़्यादा रुक जाता है वो वफादार है। विष्णु ने कोई उत्तर नहीं दिया। सुधा जी ने फिर पूछा, तो अब तुम कहाँ हो? विष्णु ने कहा, मैं सिंगापुर में हूँ। मेरी अपनी कंपनी है, मेरे अंडर में 200 लोग काम करते हैं। उसकी आवाज़ में गर्व की अनुभूति थी। उसने कहा, हम अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। सुधा जी ने कहा, तो क्या तुम अब सिंगापुर में सेटल हो गए? विष्णु ने कहा, नहीं मैडम, मैं काम के सिलसिले में इंडिया आता रहता हूँ। दिल्ली में मेरा एक घर है, मुंबई के वर्ली में एक फ्लैट है और बेंगलोर में मेरा एक घर और एक फार्म हाउस है। सुधा जी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे अरे, मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी का हिसाब नहीं मांगा, मैं कोई इनकम टैक्स ऑफिसर थोड़े ही हूँ। सुधा जी ने मुस्कुराकर उसकी टांग खींचते हुए कहा, मैं तो बस जानना चाहती थी कि तुम कहाँ रहते हो। पर वो नहीं मुस्कुराया। क्या तुम्हारी शादी हो गई? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? कैसी चल रही है तुम्हारी पारिवारिक जिंदगी? मेरी शादी हो गई और मेरी 8 साल की एक बेटी है। उसने पॉकेट से पर्स निकाला और अपने परिवार की तस्वीर सुधा जी को दिखाई। कॉलेज के दिनों में वो भाग्या नाम की एक लड़की के साथ घूमा करता था, मगर तस्वीर में जो स्त्री थी वो कोई और ही थी।
वो मॉडल की तरह खूबसूरत लग रही थी और बेटी भी बहुत प्यारी थी। सुधा जी को लगा कि विष्णु सफल है, उसके पास इतनी सुंदर पत्नी और इतनी प्यारी बेटी है, तो वो बहुत खुश होना चाहिए, मगर फिर वो खुश क्यों नहीं है। तभी विष्णु ने कहा, मैडम मुझे एक परेशानी है और मैं उसी के बारे में आपसे बात करने आया हूँ। सुधा जी ने कहा, कैसी परेशानी, और तुम्हें कैसे पता कि उस परेशानी का हल मेरे पास होगा? मुझे लगता है तुम जैसे सफल इंसान को तो मुझ जैसी बूढ़ी टीचर की मदद करनी चाहिए। विष्णु ने कहा, मैडम मेरी परेशानी का सफलता से कुछ लेना देना नहीं है। पिछले कुछ सालों से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं अंदर से बहुत दुखी रहता हूँ। ऐसा लगता है जिंदगी में कुछ कमी है। क्या कमी है पता नहीं, मगर कुछ भी मुझे खुशी नहीं देता। ऐसा लगता है मैं बिना पानी के एक ऐसे रेगिस्तान में घूम रहा हूँ जिसकी सड़कों पर सोने चांदी का भंडार लगा हुआ है। क्या तुमने किसी डॉक्टर या काउंसलर को दिखाया? हाँ दिखाया। उन्होंने कहा कि जिंदगी का सुख पाने के लिए एक करुणामय हृदय जरूरी है। मैं किताबें पढूं, एक्सरसाइज करूं, उगते हुए सूरज को देखूं, चिड़ियों की चहचहाट सुनूं, लंबी वॉक पर जाऊं। ये सब करने के बाद मेरा वजन जरूर कम हो गया, पर कोई और फर्क नहीं आया। मैं दोबारा काउंसलर के पास गया। उसने मुझसे सोमालिया की यात्रा करने को कहा। तो फिर क्या तुम गए सोमालिया? हाँ। वहाँ क्या किया तुमने? वो मुझे HIV कैंप, कुपोषण के शिकार बच्चों के कैंप और अनाथ आश्रम में ले गए। पर मेरा दिमाग तो अलग ही सोच रहा था। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मेरा दिमाग सोच रहा था कि सोमालिया क्या क्या अमेरिका और यूरोपीय देशों को एक्सपोर्ट कर सकता है। सुधा जी ने कहा, क्यों नहीं तुम एक ऐसे इंसान से बात करते जो तुम्हें बहुत प्यार करता हो, तुम्हारी ही उम्र का हो, तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा कोई दोस्त। मुझे लगता है वो तुम्हें बेहतर समाधान दे पाएंगे। मेरे और तुम्हारे बीच जनरेशन गैप आ जाता है। वो कुछ देर चुप रहा और बोला, मैडम मैंने जिंदगी भर हिसाब लगाकर दोस्ती की। मैंने उन लोगों के साथ समय नहीं बिताया जो मेरे किसी काम के नहीं थे। मेरी जिंदगी एक निर्दयी कंपटीशन का मैदान है। मेरा संबंध सिर्फ उन लोगों से है जो मुझे सफलता के अगले पायदान पर ले जाएं। तुम अपने परिवार के साथ कितना समय बिताते हो? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैडम मेरी बेटी मुझसे उसी समय अच्छे से बात करती है जब उसे मुझसे कुछ चाहिए होता है। मुझे आश्चर्य होता है। बच्चे मासूम होते हैं तो अच्छे लगते हैं, मगर मेरी बेटी बहुत व्यावहारिक है। मेरी पत्नी अपने पिता से विरासत में मिले कारपेट के बिजनेस में बिजी रहती है। भले ही वो घर से काम करती है, मगर उसके पास मुझसे और मेरी बेटी से बात करने का कोई समय नहीं है। उसे मेरे सारे क्लाइंट्स के कॉन्टैक्ट्स चाहिए होते हैं ताकि वो अपने कारपेट का बिजनेस बढ़ा सके। मैं उसके लिए एक साथी से ज़्यादा डेटाबेस हूँ। सुधा जी उसकी समस्या समझ गई। ऐसे में जब खुद के परिवार से बात करना मुश्किल था, सुधा जी को अच्छा लगा कि विष्णु ने उनसे बात करने में खुद को सुरक्षित समझा। पर उसके बाद जो विष्णु ने कहा, उसने फिर से सुधा जी को चौंका दिया। वो बोला, मैडम आप ही बताइए, मैं कैसे दयालु बनूं? मैं कैसे एक मजबूत परिवार बनाऊं? मैं कैसे उगते हुए सूरज और चांदनी रात का मजा लूं? क्या ये सब सिखाने वाला कोई क्रैश कोर्स या कुछ लोग हैं? मुझे कीमत की परवाह नहीं है, पर ये सब सीखने में महीनों नहीं लगने चाहिए। सुधा जी स्तब्ध रह गई। वो बोली, विष्णु, दयालुता खरीदी बेची या सिखाई नहीं जाती। ये वो चरित्र है जो तुम्हें खुद विकसित करना पड़ेगा, और इसकी कोई समय सीमा भी नहीं होती। जिंदगी एक यात्रा है। अगर दिखा सकते हो तो सहृदयता अभी से दिखाना शुरू करो। इसीलिए तो हमारे पूर्वजों ने मध्य मार्ग की हिमायत की है, क्योंकि ये वो रास्ता है जो तुम्हें स्थिर, संतुष्ट और सुखी रखता है। एक पिता अपने बच्चों का रोल मॉडल होता है। तुम्हारी बेटी ने तुम्हारा ही चरित्र अपनाया है। विष्णु ने गहरी सांस ली और कहा, जी मैं समझता हूँ। मैं अपनी बेटी के साथ जाकर गरीबों के लिए काम करूँगा। शायद इससे हमारे बीच बंधन मजबूत होगा और मुझे अपने इस धरती पर होने की वजह पता चलेगी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो क्या है जो मुझे आपके पास खींच कर ले आया। मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। एक उम्मीद भरी मुस्कान के साथ विष्णु ने सुधा जी के ऑफिस से विदा ली। तो एक उम्र के बाद सबको ये समझ आ जाता है कि ये सारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे प्यारे। इनके चक्कर में संबंधों को
कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। संबंधों को समय ज़रूर देना चाहिए, उनसे 2 मीठी बातें हमेशा करते रहना चाहिए। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।